हाँ जी, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? बस 1 मिनट देना जी, 1 मिनट। जी, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्री कंसेंट। क्या नाम है जी? फ्री कंसेंट। देना, 1 मिनट देना। अच्छा, वो कह रहे हैं आप थोड़े सीरियस लग रहे हो। अरे बताओ, पोपली और सीरियस नदी के दो किनारे हैं, हो नहीं सकते। वो मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा था। चलो जी, कथा को शुरू किया जाए। जी, लेट अस प्रोसीड। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फ्री कंसेंट। क्या नाम है? फ्री कंसेंट। अच्छा, फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री कब मानी जाती है? कंसेंट फ्री कब मानी जाती है? लॉ कहता है कि कंसेंट फ्री तब मानी जाती है जब ये कंसेंट कुछ गलत तरीकों से प्राप्त ना की गई हो। कौन कौन से तरीके हैं जो लॉ मेकर्स ने लिखे हैं? लॉ मेकर कहता है कि कंसेंट फ्री तब मानी जाती है इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, अगर ये प्राप्त नहीं की गई है कैसे? कोर्शन के द्वारा, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, या फिर फ्रॉड के द्वारा, या मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, या मिस्टेक के द्वारा। यानी कि अगर कोई भी कंसेंट इन तरीकों से प्राप्त नहीं की गई है तो माना जाएगा कि फ्री कंसेंट है। मतलब इनमें से अगर कोई भी तरीका लगा तो क्या फ्री कंसेंट है? नहीं, फिर वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? सबसे पहले फ्री कंसेंट तो साइड में रखते हैं, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1, कंसेंट का मतलब याद है? याद करो, पहली क्लास में भी समझाया था। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है विचारों का मिलना। विचारों का मिलना, जब दो लोगों के विचार आपस में मिल जाएं तो इसे कहा जाता है कंसेंट है। क्या कहा जाता है? कंसेंट है। मैंने कहा जी बड़ी सीधी सी बात है, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था शायद पहली क्लास के अंदर भी, कि मान लीजिए मेरे पास 2 कारें हैं। मेरे पास 2 कारें हैं और मैंने आपको कहा कि मैं आपको कार 1 बेचना चाहता हूं, बट आप खरीदना चाहते थे कार नंबर 2। आप कार नंबर 2 खरीदना चाहते थे। मान लीजिए ये सेलर है, सेलर के पास कार 1 है और कार 2 है। सेलर कार 1 बेचना चाहता था, बट बायर की नजर किसके ऊपर थी? कार 2 के ऊपर। यानी कि सेलर कार 1 बेचना चाहता था, बायर कार 2 खरीदना चाहता था। क्या दोनों के आपस में विचार मिलते हैं? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कंसेंट नहीं है। क्या मैं कहूंगा? कंसेंट नहीं है। यानी कि जब विचार ही नहीं मिलते,
और जब विचार मिल जाएं तो इसे क्या कहते थे, कंसेंसस एड आइडम कहते थे, कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, तो पहली चीज तो कंसेंट होनी चाहिए, फिर वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तब जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अच्छा, कंसेंट ही अगर नहीं है तो वहीं के वहीं एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो क्या होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कंसेंट फ्री ना हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात भी। चलिए अब एक एक टॉपिक को हमने उठाना शुरू करना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है, कोर्शन का मतलब होता है धमकी देना। धमकी देना माने तो, धमकी देना बोले तो, चले एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको, धमकी देने का मतलब क्या होता है। वैसे तो प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, सबकी फिल्में आपने देखी होंगी, आज पोपली की फिल्म भी देख लो। मेरे सिस्टम का ना मुझे लग रहा है कि हवन करवाना पड़ेगा, स्लो हो गया थोड़ा। दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट फ्री कब होती है, जब कंसेंट कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से एंड मिस्टेक से प्राप्त नहीं की गई हो। सबसे पहला पॉइंट आता है कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है, कोर्शन का मतलब होता है धमकी देकर सामने वाले से काम कराना। क्या मतलब, देखिएगा एक लाइव एग्जांपल, मान लीजिए मेरा काम है मोहल्लों से बच्चे चुराना, मैं लोगों के मोहल्ले से बच्चे चुराता हूं। आज ये एक बच्चा मेरे कब्जे में है और ये रही मेरे हाथ में बंदूक, बोलो डिशके आओ। अब ये इसकी बहन मेरे पास आई रोती रोती, आओ आओ, हाँ क्या हुआ, बोलो, ये देखो भाई कब्जे में है, बोलो बोलो बोलो। मेरे भाई को छोड़ दो। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, रखो रखो पहले रखो, हाँ वहां रखो। भाई को ध्यान से, भाई को पकड़ो, बंदूक को नहीं, भाई को पकड़ो, शाबाश। हाँ रुको, ऐसे नहीं जाना, रुको रुको, टेंटन, ये चेक लेके जाओ। चेक क्यों दे रहा हूं पता है, क्योंकि कंसिडरेशन जरूरी है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा। ये लो पकड़ो चेक, अब जाओ भाई को लेके जाओ 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 जाओ। समझ आई बात। तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं मैंने धमकी से कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट फ्री कब होती है, जब कंसेंट कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से एंड मिस्टेक से। समझ आया, क्लियर हुआ। तो यानी कि कंसेंट कब, कोर्शन का मतलब क्या होता है, धमकाना, मतलब सामने वाले को धमकी देकर उससे उसकी कंसेंट लेना। अच्छा बीच में ध्यान रखना, कंसिडरेशन जरूरी है, या ना, वरना तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बेकार हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात। अब सुनना जी, मैंने कहा जी अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। हाँ, वॉइडेबल कब कब होता है, देखो जी, कंसेंट फ्री कब कब होती है, अगर कोर्शन से ऑब्टेन नहीं की गई, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं, फ्रॉड से नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं, इन चारों कारणों में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। मिस्टेक का ट्रीटमेंट अलग होगा, जिसे जाके देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, मिस्टेक के अंदर वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक हो गई इतनी बात, बोलो ना हाँ। एक तो हाँ नहीं बोलते ना तुम, बोलो हाँ। अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है, कोर्शन का मतलब क्या होता है, कोर्शन का मतलब क्या होता है, लॉ कहता है कोर्शन में भी डिफाइंड एज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 15 के अंदर, कोर्शन में भी डिफाइंड एज क्या, कमिटिंग। ओहो मैं सामने नजर नहीं आ रहा क्या, अरे यार, लो जी आ गया। हाँ जी, कोर्शन का मतलब है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। कमिटिंग का मतलब है या तो आपने कांड कर दिया, या थ्रेटनिंग टू कमिट का मतलब है या कांड करने की धमकी दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं लोगों के मोहल्ले से बच्चे उठाता हूं, मैंने बच्चा किडनैप कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कमिटिंग। और मैंने अगर बच्चा उठाने की धमकी दी है, रामलाल मैं तेरे बच्चे को कल तक उठा लूंगा अगर तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं आई, यानी कि क्या हुआ, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। समझ आ गई बात,
थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट। ओके, अच्छा, सिस्टम ऑडियो इज ऑन। भाई आज ना मेरा स्टाफ छुट्टी पे है, तो इसका मतलब ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, अब ठीक है, अब देखो जी, अब देखो, अब ठीक है। अरे बोलो ना। हाँ, आगे तो कोर्शन के अंदर क्या आता है, या तो कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट कोई भी एक्ट विच इज फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब जो सख्त मना है, किसके द्वारा, इंडियन पिनल कोड के द्वारा। इतनी बात क्लियर। आगे फिर कहता है अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेनिंग का मतलब होता है किसी को कब्जे में करना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं जहां काम करता था, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मान लीजिए मैं काम करता था। आईसीआईसीआई बैंक वालों ने क्या किया, मुझे कह रहे थे कि पोपली जी तुम्हें निकालना होगा, पोपली जी हमें तुम्हें निकालना होगा, बाहर करना होगा। मैंने कहा अच्छा। मैं उनके सिस्टम लेके अपने घर चला गया, कंप्यूटर लैपटॉप सब लेके एक दिन गाड़ी में डाल के घर पे चला गया। सवाल उठा, अब मैं उन्हें कह रहा हूं तुम्हारे सारे सिस्टम मेरे कब्जे में हैं, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। बॉन्ड साइन करो कि 1 साल तक मैं वहीं रहूंगा, बॉन्ड साइन करो। क्या मैंने कह सकता हूं कि मैंने कोर्शन किया है? यस। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेनिंग का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को कब्जे में रखना, या फिर प्रॉपर्टी को कब्जे में रखने की धमकी दी है। तो यानी कि दोनों ही काम क्वेश्चन में आएंगे। यस, एक बार मेरे साथ रिकॉल करोगे क्वेश्चन में क्या आता है, बोलो पहले। कमिटिंग, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, जो कि मना है, मना मतलब फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। और क्या आता है, किसी की प्रॉपर्टी को कब्जे में कर लेना, अनलॉफुल डिटेनिंग, और कब्जे में करने की धमकी देना, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। ठीक हो गई इतनी बात। अगली बात, अगेंस्ट हुम और बाय हुम द कोर्शन में बी एक्सरसाइज्ड। ओके, जरा नीचे आएंगे असाइनमेंट में तो देखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 है, ये वो प्रॉपर्टी है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 देखिएगा, ये बंदूक निकल के बैठी है, पिचकारी वाली बंदूक नहीं, असली वाली बंदूक है ये। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 ने बंदूक निकाली, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 के दिमाग के ऊपर रख दी, सिर के ऊपर, और कहा कि अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डर के मारे कर दे? यस। कोर्शन किसने एक्सरसाइज किया? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने। किसके अगेंस्ट एक्सरसाइज किया? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अगेंस्ट। कोर्शन है। दूसरा केस देखिएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 ने कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 को कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वरना मैं तेरे बच्चे को गोली मार दूंगा। ओ माय गॉड, बच्चे को गोली मार दूंगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 धमकी दे रही है, किसको मारने की? आउटसाइडर को, स्ट्रेंजर को मारने की। बट इससे क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 की कंसेंट प्रभावित हो रही है? क्या कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रॉपर्टी दे देगी? यस। क्यों? किसको धमकी दी है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 ने उड़ाने की? किसी स्ट्रेंजर को। बट फिर भी ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 की कंसेंट को प्रभावित कर रहा है। यस, यानी कि कोर्शन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है या किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट भी हो सकता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की कंसेंट ली जा सके। आउटसाइडर कौन हो सकता है? दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का कोई रिश्तेदार, जैसे उसका बच्चा। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, तीसरे एग्जांपल के अंदर क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 है, इसने एक एजेंट अपॉइंट किया। ये एजेंट गया किसके पास? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 के पास, और कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा वरना प्रॉपर्टी मेरे मालिक को दे दे। कोर्शन किसने एक्सरसाइज किया? एक आउटसाइडर ने एक्सरसाइज किया। किसके ऊपर एक्सरसाइज किया? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर एक्सरसाइज किया। यानी कि एक कहानी से प्रेरणा यह मिल रही है कि कोर्शन किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकता है, किसी स्ट्रेंजर के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकता है। कोर्शन कौन एक्सरसाइज कर सकता है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी भी एक्सरसाइज कर सकती है और स्ट्रेंजर भी एक्सरसाइज कर सकता है। क्या मैं कह सकता हूं इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है? एक तो फिर तुम हां नहीं बोलते, बोलो ना हाँ। तो वही लिखा है, कोर्शन किससे किया जा सकता है? किसी भी पर्सन से, इवन अ स्ट्रेंजर। और कोर्शन किसके खिलाफ किया जा सकता है? किसी भी पर्सन के खिलाफ। डज इवन अ स्ट्रेंजर? द आंसर इज यस। और आगे, कोर्शन के कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ मतलब बहुत जरूरी बातें कोर्शन के लिए क्या क्या हैं।
कोर्शन में क्या क्या जरूरी चीजें हैं? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। सेकंड, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन। प्रेजुडाइज मतलब नुकसान, किसी व्यक्ति का नुकसान करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना। आप केवल डिटेन एनी प्रॉपर्टी तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद, ठीक है ना। थर्ड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। पूरा पर्पस क्या है? मैंने जब किसी का बच्चा उठाया किसी के मोहल्ले से, तो मेरा पर्पस क्या था? उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाना। तो यही विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, कॉजिंग मतलब जबरदस्ती करना किसी व्यक्ति के साथ, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इट इज इमैटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स एट अ टाइम वेयर द कोर्शन इज एम्प्लॉयड। मतलब क्या है? मतलब बड़ा सीधा सा है, देखो जी, कि मान लीजिए जहां पांव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पर बिंदिया, समझ गए भारत का मानचित्र। अब ये यूएसए है, ठीक है जी। अब यूएसए से यहां से एक फ्लाइट जा रही थी इंडिया की तरफ, ये हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम। ये ड्राइंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है, तो प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि आप अभी 3D लेवल, आप तो यहां लिख लीजिएगा जहाज आ रहा है बस, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जब मैंने पता किया, एयर होस्टेस खड़ी हुई थी, मैंने कहा एक मिनट आएंगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा इस टाइम हवा में क्या चल रहा है? कहने लगी मतलब? मैंने कहा हवा में यूएसए है या इंडिया है या दुबई है? उन्होंने कहा नहीं सर, इस टाइम हम एकदम न्यूट्रल बाउंड्री पे हैं, कहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा, इंडिया तो नहीं है ना? उन्होंने कहा ना ना, इंडिया नहीं है। मैंने कहा अच्छा। अब हुआ क्या, मैं सीट नंबर 2 के पास गया, सीट नंबर 2 के पास गया और मैंने कहा सुन भाई, ध्यान से सुन, मेरी जेब में एक चाकू है, गले पे रख दूं और उड़ा दूं, इससे अच्छा है ये डॉक्यूमेंट अपने साथ ही लाया हूं, उसे साइन कर दे। नहीं तो नीचे उतरते ही या तो मेरे गुंडे तुझे उठा के ले जाएंगे, तेरे बच्चे को उठा के ले जाएंगे, या फिर मैं तुझे यहीं पे काम कर दूंगा तेरा। वो बंदा डर गया, उसने क्या किया, फ्लाइट के अंदर साइन कर दिए कि ले भाई, प्रॉपर्टी पोपली की हो गई। सीधा जहाज जैसे ही उतरा दिल्ली के अंदर, ये बंदा कहां गया? कोर्ट में। जज के सामने चिल्लाया, जज साहब। जज ने मुझे बुलाया, उसने कहा पोपली तुमने ऐसा किया था? मैंने कहा हाँ। भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस कि मैं वहां जज के सामने कह रहा हूं हाँ। मैंने कहा जज साहब मगर तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जज ने कहा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं, मैंने पहले एयर होस्टेस से पता किया था कि क्या चल रहा है आजकल, तो उसने कहा अभी इंडिया नहीं आया। मैंने कहा नहीं आया फॉर कंफर्म? कहने लगी हाँ। मैंने कहा तब मैंने कोर्शन एक्सरसाइज किया है। जब मैंने भारत भूमि पर कोर्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं, तो वहां पर इंडियन पिनल कोड लग कैसे जाएगा? लॉ कहता है बेटा प्रॉपर्टी कहां की है? इंडिया की। प्रॉपर्टी कहां की है? इंडिया की। जिसके खिलाफ कोर्शन कहां है? वो कहां का है? इंडिया का। तो बस कोर्शन है। हमें नहीं पता कि जहां पे तुमने कोर्शन एक्सरसाइज किया वहां पर इंडियन पिनल कोड है या नहीं है, हमें इस बात का नहीं पता। बट हमें तो यही पता है कि अगर प्रॉपर्टी इंडिया की है, जिस व्यक्ति के खिलाफ कोर्शन एक्सरसाइज हुआ वो इंडिया का है, तो कोर्शन है कोर्शन है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन पिनल कोड एग्जिस्टेंस में नहीं था, आप ये नहीं कह सकते। इतनी बात क्लियर हो गई। और आगे बढ़ते हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ कोर्शन पे आते हैं। कोर्शन के कंसिक्वेंसेस, परिणाम क्या क्या हैं? लॉ कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोर्शन एक्सरसाइज होगा तो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा। ओके, अब कहता है एड्स टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं कह सकता हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी के पास दो ऑप्शन होते हैं, वो हां भी कर सकती है ना भी कर सकती है। मुझे एक एग्जाम्पल बताना जरा, बड़ा सीधा सा है। मान लीजिए ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने अपनी कार जो है बायर को बेची तो थी, मगर बायर ने एक्सरसाइज किया था कोर्शन। बायर एक्सरसाइज्ड कोर्शन। ओके, कोर्शन एक्सरसाइज हुआ था, बायर ने इसे पेमेंट भी कर दी। ओके, बायर ने पेमेंट भी कर दी। अब सेलर जो था वो क्या बन गया? एग्रीव्ड पार्टी। यानी कि उसके पास दोनों तरीके के अधिकार है कि वो चाहे तो हां भी कर दे, वो चाहे तो मना भी कर दे। यस, अगर वो हां कर दे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ना हो जाए तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा? अच्छा सुनिएगा, एस ने बी को कार दी थी, बी ने इस कार के बदले में 1 लाख रुपए दिए थे। अब मुझे फटाफट बताइए, अगर वो मना कर दे, अगर बायर मना कर दे, अगर सेलर मना कर दे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो अब होगा क्या? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे?
क्या मैं कह सकता हूं कि स्टेप नंबर 1 बी कार लौटा देगा किसको, एस को, और कंसिक्वेंसेस नंबर 2 एस लौटा देगा 1 लाख रुपए, किसको लौटा देगा, बायर को। बोलो हां या ना। मैंने सब बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है, आज आया हूं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, चले, समझ आया। एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे, बोलो ना हाँ। तो यानी कि अब ना कहने पर परिणाम क्या होंगे, मना करने पर परिणाम क्या होंगे, बायर को कार लौटानी पड़ेगी सेलर को, और सेलर को 1 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे बायर को। ठीक है, चलिए पढ़िएगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्शन में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन मतलब मना करना। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपने ना किया तो फिर क्या होगा, द पार्टी रिसाइंडिंग, मतलब जो पार्टी मना कर रही है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड, अगर उसे कोई भी बेनिफिट रिसीव हुआ है फ्रॉम द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, रीस्टोर सच बेनिफिट। यानी कि सारे बेनिफिट जो दोनों पार्टीज को मिले हैं वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को उनके बेनिफिट लौटाएंगी। द आंसर इज यस। एंड टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव्ड, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर क्वेश्चन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। यानी कि हर दोनों पार्टीज जितने भी बेनिफिट रिसीव हुए हैं दोनों पार्टीज को, वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को वापस करेंगी। अगर आपको लगता है कि ये लैंग्वेज याद करने में तेल निकल रहा है तो मैं आपको सिंपल वर्जन एक बता देता हूं, लिखिएगा, सिंपल वर्जन में लिख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल हो रही है ये लैंग्वेज याद करना, तो कॉन्सिक्वेंसेस का एक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्शन में लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ कोर्शन if aggrieved party decide to rescind the contract, then all benefit received shall be restored। यही अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी आएगी लाइन, यही फ्रॉड में भी आएगी, यही मिसरिप्रेजेंटेशन में भी आएगी, ये कॉन्सिक्वेंसेस की ये लाइन। तो सारे के सारे बेनिफिट लौटाने पड़ेंगे, यस, सारे के सारे बेनिफिट लौटाने पड़ेंगे दोनों पार्टीज को। ठीक हो गई इतनी बात, लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, तो ये हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्शन देखे। उसके बाद आइएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब दबाव। दबाव कौन सा दबाव, भावनाओं का दबाव, भावनाओं का दबाव। ओहो, मैं गया गुरुदेव के पास, मैंने कहा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैंने कहा गुरुदेव मुझे आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा की शांति। गुरुदेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तो स्पेशलिस्ट है, मिल जाएगी आत्मा की शांति। मैंने कहा गुरुदेव दक्षिणा बोलिए। गुरुदेव ने कहा अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो मेरे नाम कर दे, देहरादून में एक फ्लैट है वो मेरे नाम कर दे। मैंने कहा गुरुदेव गुरुदेव, मैंने गुरुदेव के नाम प्रॉपर्टी कर दी। अच्छा, घर आया, घर वालों ने पूछा हाँ क्या हुआ, मैंने कहा प्रॉपर्टी करके आया हूं, आत्मा की शांति चाहिए थी। घर वालों ने कहा तुझे आत्मा की शांति दिलवाए, निकल यहां से, प्रॉपर्टी वापस ले गया, पहले घर की प्रॉपर्टी बताओ, गुरुदेव के नाम कर दी। क्या मैं कह सकता हूं कि गुरुदेव उस पोजीशन में थे जहां वो मेरी भावनाओं को प्रभावित कर सकते थे? हाँ, उस पोजीशन में थे कि जहां वो मेरी भावनाओं को प्रभावित कर सकते थे। हाँ, और उन्होंने क्या भावनाओं को प्रभावित किया भी सही? द आंसर इज हाँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक पार्टी ऐसी पोजीशन में होती है जो कि दूसरे का फायदा उठा सके। दो पार्टियों के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप होता है कि एक पार्टी इस पोजीशन में है कि दूसरे की भावनाओं का फायदा उठा सके, यानी कि इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, और ये फायदा उठा भी ले। और ये फायदा अगर वो उठा भी ले तो इसे कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, हाँ जी, क्या सीए भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के ऊपर कर सकते हैं, खासकर तब जब उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट में केस अटक गया हो। चलिए, अब अनड्यू इन्फ्लुएंस कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? ध्यान रखना, ये केवल तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब रिश्ते हो, जब रिश्ते हो दो पार्टीज के बीच में। अच्छा, रिश्ते कैसे हो सकते हैं? रिश्ते कैसे होते हैं? पहला रिश्ता होता है जब एक पार्टी दूसरे के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट। ओके,
पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ओके, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी, प्रिंसिपल एंड टेम्पररी टीचर। क्या मैं कह सकता हूं ये ऐसे रिश्ते हैं जहां पर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर प्रभाव रख रहा है? हाँ, तो यहां अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, यस, वेयर ही होल्ड अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। रियल मतलब सही में, और अपेरेंट का मतलब जो दिखाई नहीं दे रही मगर जो है, तो यानी कि रियल मतलब जो दिखाई दे रही है, अपेरेंट मतलब जो है मगर नजर नहीं आ रही, ऐसी अथॉरिटी, ओके। एक तो रियल है जो नजर आती है, लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड, मास्टर एंड सर्वेंट। एक वो है जो कि नजर नहीं आ रही मगर हो सकती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी के बीच में, एसएससी एंड इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में ये जो रिलेशनशिप होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब जिसके, जो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहा है आप, क्योंकि आपका केस पे शक है उसे, और एसएससी मतलब जिसने इनकम टैक्स पे करना है। तो यानी कि वहां पर अगर इनकम टैक्स ऑफिसर उसे कह देना नाच के दिखाओ, नाच के, तो एसएससी शायद अनारकली की तरह नाचने भी लग जाए, क्योंकि फाइल अटकी हुई है। और अगर एसएससी को पता है कि मैं बेईमान हूं, तो फिर जैसे वो कहेगा ना इनकम टैक्स ऑफिसर नाच के दिखा, तो वैसे ही एसएससी नाचेगा, हामी जो तुम्हार टॉमी जो हमार, वहीं शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, वेयर ही स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू अदर, जहां एक व्यक्ति दूसरे से फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है। फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट की रिलेशनशिप, ट्रस्ट की रिलेशनशिप। हाँ जी, एक क्वेरी आई है प्रिंसिपल एंड आर्टिकल। अब ये अपने आप पे ही बातें ले जा रही हैं कि कल को आर्टिकल बनना है तो पहले पूछ लो, प्रिंसिपल एंड आर्टिकल हो सकता है? यस हो सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ज्यादा होता है, मास्टर एंड सर्वेंट वाला ही होता है। चलिए, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, जब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में घनिष्ठ ट्रस्ट होता है तो इसे कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल गुरु एंड हिज डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल गुरु एंड हिज डिसिपल्स, समझ गए? सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, सॉलिसिटर का मतलब एडवोकेट, एडवोकेट, गार्जियन एंड वार्ड्स मतलब चाचा भतीजा, तो इनके बीच में भी होता है। द आंसर इज यस, इनके बीच में भी होता है। थर्ड, अगर मान लीजिए थर्ड क्या है, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटली और बॉडीली डिस्ट्रेस। क्या मतलब है? दिल्ली में घटना घटी थी, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे यूएसए के अंदर सेटल थे, इनकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी, एकदम अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पे थे। बच्चों ने क्या किया, पिताजी के लिए एक नर्स अपॉइंट कर दी, पिताजी के लिए नर्स अपॉइंट कर दी। 6 महीने तक नर्स ने पिताजी की सेवा की और पिताजी चल बसे। जब ये चारों बेटे इंडिया आए तो पता लगा नर्स ने डॉक्यूमेंट दिखाया कि जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इंडिया की नर्स के नाम कर दी है। बाय गॉड, क्या मोहब्बत जागी होगी एंड टाइम पर। बट बच्चों का कहना था इसने हमारे पिताजी की हालत का फायदा उठाया है, क्योंकि हमारे पिताजी की मेंटल कैपेसिटी जो थी वो टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड हो चुकी थी उनकी एज या बीमारी की वजह से। और इसने फायदा कैसे उठाया? क्योंकि ये उनकी मेडिकल अटेंडेंट थी और हमारे पिताजी क्या थे, हमारे पिताजी पेशेंट थे, जिसका फायदा उठाया। जज ने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इस पोजीशन के अंदर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यहां पर भी हो सकता है। चलिए, फ्रेंड्स भी हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस फ्रेंड्स भी कर सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेरी? इज अ सीए मैंडेटरी टू फाइल आईटीआर? नहीं, तुम्हारा काम आईटीआर से ऊपर, बहुत ऊपर काम है यार। तुम कौन हो पता है? तुम कौन हो? जब तुम्हारे साइन किसी डॉक्यूमेंट पे होंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? वो डॉक्यूमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है और वो पूरे संसार में एक्सेप्ट किया जाता है। ये तुम्हारे साइन की वैल्यू है, ये तुम बनने जा रहे हो। और बताता हूं, आज मैं मोटिवेशन ही कर दूं तुम्हारा, थोड़ा सुन लेना और सुनना बातें। जो नया सिलेबस आ रहा है, नए सिलेबस में इट इज एक्सपेक्टेड कि जो फाउंडेशन का रिजल्ट होगा वो लगभग 5% के करीब होगा। इंटर का रिजल्ट जो होगा वो नियर अबाउट 40-50% एंड फाइनल का रिजल्ट भी अबाउट 50-60% के करीब होगा। हम कहां जा रहे हैं? हम सीधा यूरोपियन स्टाइल या कनाडा या यूएसए के स्टाइल पे जा रहे हैं। इसका मतलब फाउंडेशन में एंट्री बहुत मुश्किल कर देंगे, बहुत मुश्किल कर देंगे, और इंटर और फाइनल में बहुत जल्दी, मतलब जहां घुस गए तो समझ लो
क्लियर हो, फिर तो निकलना ही निकलना है। अब आप अपने बारे में देखिए, आज ही जाकर अपने अपने ग्रह नक्षत्र जाके पंडित जी से चेक कराइए और कहिए कि कमाल हो गया, हम किन ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए हैं। जाके धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को। क्यों? क्योंकि मैंने कहा नए सिलेबस में फाउंडेशन का रिजल्ट कम होने वाला है, इंटर और फाइनल का बहुत ज्यादा होने वाला है। अब अपने बारे में कल्पना कीजिए, आप फाउंडेशन तब कर रहे हैं जब फाउंडेशन का रिजल्ट ज्यादा है, उस कोर्स के अंदर कर रहे हैं जब फाउंडेशन का रिजल्ट लगभग 35 से 40% है। आप जैसे ही इंटर में कदम रखेंगे, इंटर का रिजल्ट भी 40 से 45% होगा। जैसे ही फाइनल में कदम रखेंगे, उस टाइम फाइनल का रिजल्ट भी 50 से 55% होगा। तो आप देख रहे हो किन ग्रह नक्षत्र में आप पैदा हुए हो। क्या आपको यह नहीं लग रहा कि कमाल ही कर दिया आपने? तो यस, तो ध्यान रखना। मगर ये गाड़ी उन्हीं के लिए है जो गाड़ी को समय पर चढ़ जाएंगे। पता लगा हम अटक ही गए गाड़ी के अंदर और फिर इंस्टीट्यूट ने हमें पलट दिया, पटक दिया उठा के नए सिलेबस के अंदर जहां 5% रिजल्ट है। तो बेटा फिर ऐसा है, फिर तो उठाना लोटा और चलो हरिद्वार, फिर तो हर हर गंगे बोलते जाना। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि ध्यान रखना, जो इन 2 अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर कर गए, इस अटेम्प्ट में या मैक्सिमम दिसंबर तक, ध्यान रखना, जो फाउंडेशन क्लियर कर गए उनकी जीवन संवर गया। क्यों? क्योंकि उनका इंटर भी निकलना पक्का है, फाइनल भी निकलना पक्का है। बट जो इनमें अटक गए वो तो सीधा हरिद्वार निकलने। ठीक है, समझ आया? रिजल्ट चेंज करने वाला है आईसीआई। अनिकेत राज सिंह, रिजल्ट चेंज होने वाला है। तो इसलिए जम के मेहनत करना, फाउंडेशन वालों जम के मेहनत करना। इस बार तो समझ लो निकाल दो, और इस बार निकल गया तो समझ लो इंटर और फाइनल तो वैसे ही निकले हुए हैं। इतना हाई रिजल्ट निकलने वाला, इतना हाई रिजल्ट निकलने वाला है। आइएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस के, आप देख सकते हो चारों के चारों एग्जाम्पल जो हैं आपके आईसीआई के ही एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं कराना चाहूंगा, पहले देख लीजिएगा। एक मैं तुम्हें ना इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ही एक ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूं। पहले पढ़िएगा, एसेंशियल इंग्रेडिएंट। क्या मैं कह सकता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दोनों पार्टीज के बीच रिलेशनशिप होना जरूरी है? द आंसर इज यस, दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो सकता है। वरना राह चलते किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़े ना कर सकता हूं कि देख ले चॉकलेट मुझे दे दे, मुझे चॉकलेट दे दे, वो कहेगा जाना है, बताओ, ऐसे थोड़े ना होता है। अगली बात, तो पोजीशन टू डोमिनेट द विल, यानी कि एक व्यक्ति उस पोजीशन में हो कि दूसरे की विल पर डोमिनेट कर सके, उसकी विल को अपने कब्जे में ले सके। अब ये कब कब हो सकता है? हमने तीनों रिलेशनशिप देखी, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मेंटली डिस्ट्रेस, और एक और चीज आती है, वो क्या? अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स का मतलब क्या होता है समझना। आपने कई बार देखा होगा, मेरा ना एक स्टाफ था, तो मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि एक बात सुन, मैं तुझे 15,000 रुपए सैलरी देता हूं, तो उसका क्या करता है? कहने लगा सर 5,000 रुपए महीने से मैं घर चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा, फिर बाकी 10,000? कहने लगा 10,000 में ब्याज पे दे देता हूं। मैं कहा ब्याज कितना आता होगा? कहने लगा सर 10% महीना। मैंने कहा हे माता जी, 10% महीना, साल का 120%, ये कौन से ब्याज होते हैं? कहने लगा नहीं सर, मैं तो उसी पे, हम मार्केट में ब्याज चलते, इतने ब्याज चलते। हे भगवान, हालांकि ब्याज पे कभी देना मत, पैसा उसूल बना लेना, जिंदगी का मत देना, क्योंकि वो आदमी को ना थोड़ा खाली बना देता है, खाली दिमाग कर देता है आदमी का, क्योंकि वो कहता है, वो इसी दिमाग से ही काम करना शुरू कर देता है कि ब्याज पे पैसा दूंगा, आदमी काम करना कम कर देता है। बट फिलहाल मैं जो बता रहा हूं, मार्केट में जो वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था? 10% महीने का मतलब है 120% सालाना। क्या ये ब्याज बहुत ज्यादा नहीं है? सोचो, जिस आदमी को तुमने ब्याज दिया उसको पैसे की कितनी जरूरत होगी और तुमने उस जरूरत का कितना ज्यादा फायदा उठा लिया। तो ये इस तरीके की ट्रांजैक्शन, जब लेंडर बोरोवर को पैसा तो देता है पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट पर जब पैसा देता है, एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट पर, इसे कहते हैं अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस। अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन के अंदर भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, यस, क्योंकि ये जो मांगने वाला है इसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और लेंडर ने उस जरूरत का फायदा उठाया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनकॉन्शनेबल बार्गेन, वेयर वन ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अपेरेंटली अनकॉन्शनेबल। अपेरेंटली मतलब सामने से दिखाई दे रहा है कि ये अनकॉन्शनेबल है, अनकॉन्शनेबल। ओके, फिर कहता है अनफेयर, इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ दैट कंसेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस।
अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स कब होते हैं? मनी लेंडरिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर होते हैं। कहां पर होते हैं? मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन जहां जहां होती है वहां अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? एक तो तुम हां नहीं बोलते। चले आगे। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा जो मुझे लगता है पेपर में कभी भी आ सकता है। कहता है ए ने अप्लाई किया बैंकर को फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। स्ट्रिंजेंसी का मतलब पैसे की कमी थी, कोई पैसा एक दूसरे को दे नहीं रहा था। आगे, द बैंकर डिक्लाइन टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछेगा जब भी पूछेगा। बैंक ने मना कर दिया लोन देने से और कहा कि अगर लोन देंगे तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अच्छा, क्या अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स हो गए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जितने भी भारत के बैंक्स हैं सब किसके अंडर आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके एक एक लोन पर पूरी की पूरी नजर रखता है, मगर हर बैंक को एक सुरक्षा प्रदान की हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि किसी भी बैंक के ऊपर अनकॉन्शनेबल गेन का केस कभी नहीं चलेगा। कोई भी बैंक अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर नियंत्रण आरबीआई का है। आरबीआई ने हर एक बैंक को एक मैक्सिमम रेट देने को कह रखा है कि मुझे बताओ वो मैक्सिमम रेट क्या होगा जिस पे तुम इंटरेस्ट रेट दोगे। हर बैंक का एक मैक्सिमम रेट हर एक बैंक ने आरबीआई के पास जमा करा रखा है। आरबीआई ने उसे अप्रूवल दे रखी है और उस मैक्सिमम रेट से लोन ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं बात करूं, एचडीएफसी का रेट नियर अबाउट 24 या 25% है, तो एचडीएफसी बैंक 24 या 25% से ऊपर कोई लोन दे ही नहीं सकता। दे ही नहीं सकता, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। बट अगर एचडीएफसी बैंक 24% पे मान लीजिए लोन देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है? ज्यादा तो है, मगर ये कभी अनकॉन्शनेबल गेन में नहीं आएगा, अनकॉन्शनेबल बार्गेन में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो फिर ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दीज टर्म, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ध्यान रखना, जब भी वो बैंक के बारे में पूछे तो बैंक में कभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे हमारे बैंक के पिताजी बैठे हैं जिनका नाम है आरबीआई। आरबीआई, ठीक है। तो बस एक बात का ध्यान रख लेना, अगर बैंक के ऊपर कभी भी सवाल आ जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करना, कौन कौन से रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है ये डिफाइन करना, और उसके बाद आंसर लिख के आना कि दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये आंसर लिख के आना, वहां कहानी मत गढ़ के आना वहां पर कि क्योंकि वो आरबीआई की औलादे हैं वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं ले सकती। ये फालतू की कहानियां वहां नहीं लिख के आनी, बस ये लास्ट की लाइन लिख के आनी है। ध्यान रखना, ये लास्ट की लाइन लिख के आनी है अगर बैंकों वाला ये वाला क्वेश्चन आ जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। तो क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बाकी के ऊपर के तीनों एग्जांपल आप कर सकते हो आसानी से। थर्ड कहता है ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक द अनड्यू एडवांटेज, यानी कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि नाजायज फायदा उठाना। तुम कार लेके आए थे होंडा सिटी नई वाली, 15 लाख रुपए की अपनी होंडा सिटी लेके आए थे। मैंने कहा ये होंडा सिटी मुझे 5 लाख रुपए में दे दो। तुमने कहा सर कमाल हो गया, मैं अभी होंडा सिटी 15 लाख की लाया हूं, आप 5 लाख रुपए में मुझे देने को कह रहे हो। मैंने कहा बस कर दी ना है। एक एकलव्य था जिसने अंगूठा कटा लिया था, तुझसे 10 लाख नहीं कटाए जा रहे। तुम्हारी आंखों में आंसू भरे पड़े थे, तुमने कहा सर बस करो, अब रुलाओगे क्या? लो ले जाओ कार ले जाओ। क्या मैं कह सकता हूं हमने टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते का नाजायज फायदा उठाया है, इस तरीके से तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे ले ली में है? यस। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो पार्टी फायदा उठा रही है उसका ऑब्जेक्ट है दूसरे की भावनाओं को प्रभावित करके नाजायज फायदा उठाना, नाजायज फायदा उठाना, जैसे मैं यहां उठाना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने से ऊपर अनकॉन्शनेबल माना जाएगा? देखो पहली बात बैंकों पे तो नहीं माना जाएगा, और दूसरी बात अब कितने से ऊपर माना जाएगा कोर्ट विल डिसाइड। कोर्ट विल डिसाइड, जो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो या तो सीधा 80% वाला आएगा या फिर सीधा बैंक वाला आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें, क्योंकि बीच के क्वेश्चन 45, 50, 55% ना ये कोर्ट डिसाइड करता है इन चीजों में, तो हम बीच में नहीं पढ़ सकते, इसलिए एग्जामिनर भी ऐसा नहीं पूछेगा तुमसे। चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है किसे प्रूफ करना पड़ेगा और क्या। सुनना जी, ये शिष्य था, चेला, ये गुरु था। गुरु ने शिष्य की प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया। यस। कल को चेला चिल्लाया नहीं नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, गुरुजी ने फायदा उठा लिया, गुरुजी ने मेरा फायदा उठा लिया। चेला गया कहां पर? कोर्ट में। कोर्ट में केस हुआ चेला वर्सेस गुरु। ओके,
किसे प्रूव करना पड़ेगा? हम वही पढ़ने जा रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ। कौन प्रूफ करेगा और क्या प्रूफ करेगा? लॉ कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। हाँ, पढ़ के देखो, बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि ये प्रूव करना कि कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं थी, कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाया गया। ये किसके ऊपर रहेगा? लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, यानी कि उसको प्रूव करना पड़ेगा जो कि इस पोजीशन में था कि डोमिनेट कर सकता था। यानी कि यहां पर चेला और गुरु में अगर ट्रांजैक्शन हुई तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? गुरु के ऊपर रहेगा, कि गुरु को प्रूव करना पड़ेगा कि देखो मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो गुरु को प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि आईसीआई ने कॉन्सेप्ट दिया तो है, मगर ये प्रॉपर आधा अधूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ये आईसीआई के मटेरियल में ही है और ये अधूरा है, इन्होंने पूरा नहीं लिखा। रियल में कॉन्सेप्ट क्या है? अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन में डोमिनेट पार्टी को प्रूव करना पड़ता है, बाकी में वीकर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है। मगर इन्होंने उल्टा लिख दिया स्टडी मटेरियल में, इन्होंने हर जगह लिख दिया कि डोमिनेट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। यह सही नहीं है, मगर अगेन पेपर में तुम्हें वो करके आना है जो इन्होंने लिखा है। अब क्या करूं, दिल पे पत्थर रख के मैं कह रहा हूं कि ये सही नहीं है, क्योंकि रियल में लॉ कुछ और है, बट इन्होंने वो लिखा, जो लिखा हुआ है बस आपको पेपर में वही लिख के आना है। चलिए पूरा समझाया मैंने, पूरा मैं दोबारा बता देता हूं। एक्चुअल में लॉ ये है, अनकॉन्शनेबल मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन में डोमिनेट पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया, और बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वीकर पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। बट इन्होंने कहा है, इन्होंने स्टडी मटेरियल में जो लिखा है पेपर में वही लिख के आना है। इन्होंने कहा है हर एक केस में डोमिनेट पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस उसने नहीं किया है, डोमिनेंट पार्टी को यह प्रूव करना पड़ेगा। ये इन्होंने लिख दिया है। अब क्या करें, जो भी आईसीआई ने लिखा है उसको मान के चलो और वही लिख के आना। चले, हालांकि है गलत। आगे बढ़ते हैं। पावर टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब याद करो ना, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे याद करो ना। मैंने कहा जी ये चेला है, ओके, ये गुरु है। चेले ने गुरु को अपनी प्रॉपर्टी दे दी, गुरु ने इस प्रॉपर्टी के बदले में मान लीजिए चेले को 10 लाख रुपए दिए। अब किसके साथ गलत हुआ? चेले के साथ। चेले ने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को जब तक वो वॉइडेबल रहा, वॉइडेबल के बाद चेले ने कर दिया उसके बाद मना, नो। तो अभी हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे। कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने कहा था कोर्शन के अंदर कि सारे बेनिफिट रीस्टोर करने पड़ेंगे, मतलब गुरु प्रॉपर्टी लौटाएगा, चेला 10 लाख रुपए लौटाएगा। लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यहां रिश्तों का फायदा उठाया गया है। अगर रिश्तों का फायदा उठाया गया है तो लॉ यहां पर ज्यादा सीरियस है। और लॉ क्या कहता है? कहता है अब इस केस में क्या होगा सुनिएगा। कहता है अगर हुआ नो, चेले ने अगर मना कर दिया तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन, गुरु को प्रॉपर्टी तो वापस करनी पड़ेगी। गुरु जी आपको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। अब चेले की बात करता हूं। चेले को सारा 10 लाख रुपए वापस करने को कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है नथिंग, कुछ भी वापस करने की जरूरत नहीं है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि पार्टली अमाउंट वापस करो। चेले को प्रॉपर्टी तो वापस मिलेगी ही मिलेगी। चेले जी आपको प्रॉपर्टी तो वापस मिलेगी ही मिलेगी। आपसे कहा जा सकता है सारे के सारे 10 लाख रुपए वापस करो, आपसे कहा जा सकता है कुछ भी वापस मत करो, और आपसे यह भी कहा जा सकता है कि पार्शियल अमाउंट वापस करो, पार्शियल अमाउंट वापस मत करो। तीनों चीजें कही जा सकती हैं चेले जी को। द आंसर इज यस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, पड़ेगा। कहता है अगर कंसेंट किसी एग्रीमेंट की अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली जाती है तो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। मतलब एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, यानी कि सारे के सारे बेनिफिट वापस करो। आइदर एब्सोल्युटली मतलब ऑल बेनिफिट रिस्टोर्ड, बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड
जैसे अभी हमने क्वेश्चन में समझा। और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट, मतलब एग्रीव्ड पार्टी, हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर, यानी कि जो उसे 10 लाख रुपए मिले हैं, अपॉन सच टर्म एंड कंडीशन एज टू द कोर्ट में सीम्स जस्ट, जो भी कोर्ट को सही लगे कोर्ट उसके लिए वो ऑर्डर पास कर सकता है। यहां ध्यान रखना ये केवल अनड्यू इन्फ्लुएंस में है, ये पॉइंट ना मिसरिप्रेजेंटेशन में है ना फ्रॉड में है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है जहां एग्रीड पार्टी को वो बेनिफिट लौटाने होंगे जो कोर्ट को सही लगे हैं, जो भी कोर्ट को सही लगे। क्लियर हो गई इतनी बात? पढ़िएगा। अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लेटर एट अ लेस देन द परचेज प्राइस टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो टीचर स्टूडेंट को कहता है कि ये अपनी जो ब्रांड न्यू कार है मुझे दे दे, तभी पेपर में तुझे मार्क्स दूंगा। अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, हाउएवर द फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड हिम टू स्यू हिज टीचर। पिताजी ने कहा कि चल टीचर के ऊपर केस कर, चल शाबाश शाबाश शाबाश। स्टेट ऑन व्हाट ग्राउंड द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर। हाँ जी, कौन सा ग्राउंड है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। आंसर क्या करके आओगे? पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करके आओगे, फिर रिलेशनशिप लिख के आओगे और फिर इसका आंसर लिख के आओगे कि हाँ जी अनड्यू इन्फ्लुएंस यहां पर हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, हमारा तीसरा टॉपिक आता है यहां पर फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? देखो जी, फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझ के किसी को गलत गाइड करना, जानबूझ के किसी को गलत गाइड करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी कार के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जैसे ही मैं उसे 60 से ऊपर की स्पीड पे ले जाता हूं ना, उसका स्टीयरिंग अपने आप बाहर आ जाता है। स्टीयरिंग बाहर आ जाता है तो बिना स्टीयरिंग के कार चल रही होती है। हे भगवान, हे माँ माता जी। अब हुआ क्या? मान लीजिए आपकी क्लास में अनिकेत बैठा है। अनिकेत कार ढूंढ रहा था। मैंने कहा अनिकेत मेरी कार ले ले। उसने कहा आपकी कौन सी? मैंने कहा होंडा सिटी है। अरे कार पूछ मत, क्या कार है भाई साहब, क्या चलती है भाई साहब। मैंने कहा पेट्रोल डलवाता हूं इतनी ज्यादा इसके अंदर वो है कि कार मतलब दोबारा पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता हफ्ते 10 दिन तक, और चलती भी रहती है। अनिकेत ने कहा सर इंजन। मैंने कहा इंजन पूछ मत, एकदम प्लेन वनीला इंजन है, पूछ मत। उसने कहा सर स्टीयरिंग वगैरह। मैंने कहा स्टीयरिंग हाथ लगाते ही गाड़ी मुड़ती है। उसने कहा सर दे दो, इतनी मतलब इतनी खास विशेषताएं मैंने तो कभी सुनी नहीं थी, दे दो। मैंने चिपका दी कार इसे 5 लाख रुपए में। अब सवाल उठा, कार के अंदर दिक्कत थी, इंजन कभी भी चलते चलते नीचे गिर सकता था, मुझे पता था इस बात का, और 60 से ऊपर की कार की स्पीड में तो स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा। अनिकेत ने दौड़ा दी कार 60 से ऊपर। जो भी अनिकेत के साथ हुआ, क्या मैं कह सकता हूं उसका दोषी मैं हूं? द आंसर इज यस। मैंने क्या किया? फ्रॉड किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ है। मुझे पता था जो भी मैं बोल रहा हूं वो झूठ है, मगर इसके बावजूद मैंने उसे वो चीज चिपकाई। इसे कहते हैं फ्रॉड करना, फ्रॉड करना। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, जब आप कुछ झूठ बोलते हो विलफुली, मतलब जानबूझकर, आपका इंटेंशन क्या है? सामने वाले को धोखा देना, सामने वाले को धोखा देना। ओके, अच्छा, फ्रॉड के अंदर क्या क्या आते हैं? जानबूझकर झूठ बोलना फ्रॉड होता है। अगर आपने किसी से वादा किया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट आया मेरे पास और उसने कहा सर नोरा के तो एग्जाम्पल बहुत हुए, श्रद्धा कपूर से बात करके दिखाओ। मैंने कहा तुझे पोपली के टैलेंट पे विश्वास नहीं है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा लग गई? उसने कहा लग गई। कितने की? 1-1 करोड़ की। मैं गया श्रद्धा के घर के बाहर और मैंने सीधा गाना शुरू कर दिया। वो कौन सा था? वो कौन सा? आशिकी 2 का कौन सा गाना था यार? आशिकी 2 का भुला देना मुझे। अरे ये तो जाने वाला हो जाएगा। और कौन सा था भाई? अरे एक तो तुम हाँ नहीं बोलते। कौन सा गाना था आशिकी 2 का कोई? तो मैंने आशिकी 2 के गाने शुरू कर दिए। श्रद्धा कपूर बड़ी इंप्रेस हुई। उसने कहा भाई साहब ये मिला मुझे दीवाना, भाई कोई और तो ऐसा मिला नहीं जिंदगी में। खैर, हम दोनों की प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे चलने लगी। एक दिन मैंने श्रद्धा को कह दिया, मैंने कहा श्रद्धा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो जिंदगी, समझ गए? तो श्रद्धा कपूर ने कहा तुम भी पोपली मुझे स्वीकार हो। अब हुआ क्या? विवाह हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ मैंने बुलाया तुम्हें, अनिकेत को बुलाया। मैंने कहा हाँ क्यों? देखा ला 1 करोड़ रुपए ला। श्रद्धा ने कहा 1 करोड़? अनिकेत ने वहां बोल दिया हाँ भाभी जी
1 करोड़। इन्होंने शर्त लगाई थी आपसे विवाह होने के 1 करोड़ रुपए लेंगे। तो श्रद्धा ने कहा पोपली क्या तुमने 1 करोड़ रुपए के लिए मुझसे शादी की? तो मैंने कहा और क्या, नहीं तो मैं तो पहले ही नौरा का हो चुका हूं, तभी तो शादी की है। अरे क्या मैं कह सकता हूं मैंने उसके साथ धोखा किया है? हाँ, धोखा किया है। यानी कि मैंने वादा किया शादी का, मगर मेरी इरादा नहीं था उस शादी को परफॉर्म करने का। यह रियल घटना थी, इंग्लैंड में हुई थी, शिरेन वर्सेस जॉन। याद करने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रख लेना, वादा किया, कोई निभाने का इरादा नहीं था, तो फ्रॉड में आ जाएगा। हाँ ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। एक तो तुम हाँ नहीं बोलते, फिर कहता कोई भी और एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन जो कि लॉ स्पेसिफिकली कहे कि हाँ ये फ्रॉड है, वो भी फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगा। यस, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कि कोई भी और हरकत जो किसी भी और कानून के अंदर फ्रॉड है, कोई भी और हरकत जो किसी भी और कानून के अंदर फ्रॉड है, वो फ्रॉड कहलाएगी। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हुआ, गलत प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस अगर इशू हुआ, तो कंपनीज एक्ट कहता है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपनी एक्ट के अंदर फ्रॉड कहलाता है। अगर कोई मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तो कंपनीज एक्ट में वो चीज फ्रॉड कहलाती है। तो क्या यहां पर क्योंकि कंपनी एक्ट में फ्रॉड है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फ्रॉड होगा? द आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फ्रॉड होगा। चले, आपकी उम्र तो 4 धाम घूमने की है, तेरी ऐसी की तैसी। आज तुझे बताओ 4 धाम घूमने की उम्र है, बताओ। अभी तो ऐसे लगता है मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तुम अपनी बातें कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। हाँ जी, फ्रॉड के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। क्या? देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और एजर्शन दैट इट मस्ट बी फॉल्स एंड इट मस्ट बी फॉल्स। यानी कि आप कुछ फैक्ट बता रहे हो, मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी बहुत जबरदस्त है, इंजन एकदम जबरदस्त है, और आप जानते हो कि वो झूठ है, आप जानते हो कि ये झूठ है। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। आप किसी फैक्ट से रिलेटेड बात बता रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी का इंजन बहुत जबरदस्त है, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत जबरदस्त है, और वो गलत है, आप जानते हो कि वो झूठ बोल रही हो। द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ही मतलब बता रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने के बाद नहीं। अच्छा, इंटेंशन क्या है? सामने वाले को धोखा देना, यही है, सामने वाले को धोखा देना ही इंटेंशन है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। एक ही पॉइंट बार बार लिखी जा रहा है नालायक। हाँ जी, आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, बट बावजूद इसके आप वो गलत स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। अदर पार्टी मस्ट हैव इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। अदर पार्टी को इतना उकसाया आपने, मेरी गाड़ी का इंजन, अरे भाई प्लेन वनीला, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग, अरे भाई हाथ लगाते ही टच स्क्रीन वाला है, एकदम टच करते ही यूं मुड़ जाती है राइट पे, टच करते यूं मुड़ती है लेफ्ट पे। सवाल उठा, इतनी बढ़ाइयां की कि दूसरी वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड, मतलब उसको उकसाया आपने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देकर। फॉर एग्जांपल वो जो टीवी में ऐड नहीं आती, अब रियल एग्जांपल लेता हूं, टीवी में ऐड नहीं आती रात को 11 बजे naptol.com, वो क्या करता है रात को 11 बजे जब आकर वो जो नापतोल जैसे हैं जहां पे अंग्रेज सामने रखते हैं, पीछे से हिंदी बोलते हैं, पता नहीं कितनी खतरनाक भाषा में तो वो बातें करते हैं। आया एक दिन अचानक रात को बोलने लगा, मैं बड़ा उदास रहने लगा था, जिंदगी मुझसे रूठ सी गई थी, बच्चों ने बाप कहने से मना कर दिया था। अबे तेरी जिंदगी में इतने दुख आए, क्या कह रहा है, क्या हो गया, किस लिए कह रहा था? पता है, मेरे बाल उड़ने लगे थे। अबे ऐसा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ये लोग। अब मेरी मैडम ने देख लिया इसे, हाँ जी, मेरी मैडम ने देखा कि वो तेल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। भाई साहब इतने सीरियस हालात में तेल की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। मेरी मैडम ने कहा भाई तेल तो यही आएगा मेरे पति के लिए, घर के लिए। मैंने कहा डार्लिंग डार्लिंग, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये फालतू की ऐड कर रहा है। अभी देखना, कहेगा 10 मिनट के अंदर तेल की शीशी मंगा ली तो एक शीशी और बोल दिया उसने कि अगर 15 मिनट में अगर ऑर्डर दे दिया तो एक के साथ एक तेल की शीशी और। मेरी मैडम ने कहा भाई साहब अब तो तेल आएगा ही आएगा, क्योंकि तुम्हें क्या पता भाई साहब, सारी बहनें मेरी बोलती हैं कि जीजा जी सबसे छोटे हैं मगर हैं सबसे ज्यादा गंजे। भाई साहब तेल आएगा ही आएगा। और क्या कोई आदमी कहां तक लड़ सकता है घर पे? और आदमी ने कहा आया तेल, मतलब तेल आया, 2 शीशियां यहां लग गई हैं। क्या ये धोखा नहीं किया उन्होंने? क्या उन्होंने धोखा नहीं किया? बाल आएंगे कहकर इतने पैसे हड़प लिए, कहां गए बाल?
बताओ, 2 ही हफ्तों में रंग मेरा निखर निखर जाए। वाह, कैसी कैसी एड बनाते हैं। अब इन्हें नहीं पता कि कुछ नहीं होना, अगर होता तो जाके वेस्ट इंडीज में बांट दो, जाके युगांडा में बांट दो। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि अदर पार्टी मस्ट, उकसा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड करने के लिए सामने वाली पार्टी को उकसा रहे हो, और अदर पार्टी ने भी इस रिप्रेजेंटेशन पे ही रिलाई किया है। मैंने तो जब टेल देखा तो मुझे लगा कि शायद उम्मीद की किरण जगी है कि शायद आएंगे, कुछ उगेंगे, नहीं उगे ना। तो क्या ये फ्रॉड है? द आंसर इज यस, फ्रॉड है। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। तो पैसे का लॉस हुआ ना, जैसे अनिकेत को पैसे का लॉस हुआ, उसने कार खरीदी मुझसे, तो लॉस हुआ कि नहीं? द आंसर इज यस, लॉस हुआ उसका। ठीक है, यहां तक आज अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना। हाँ, वॉशिंग पाउडर निरमा। चलिए तो हम अब कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कल फ्री कंसेंट का चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहां तक बहुत बढ़िया से कर लेना। और आज तुम्हें क्या करना है यार, मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे ना, मुझे जरा क्वेश्चन नंबर बताओगे कौन से दिए थे मैंने कंसिडरेशन के अंदर? कल मैं करवाता हूं वो चैप्टर, दोनों क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन से थे? क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन से थे दोनों? क्वेश्चन नंबर 4 था, 1 और 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। कल हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन करके आइएगा, कल हम डिस्कस करेंगे 1 एंड 4 को। ठीक है, चलिए आज यहां तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।